सो वेलकम टू दीक्षांत आईएएस। आप सभी को पता है कि हम लोग दीक्षांत आईएएस में बीपीएससी टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया। तो उसका हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम लोग वीडियो सॉल्यूशन देंगे। तो आज जो है सेकंड है और हम सेकंड टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो 1 से 25 तक क्वेश्चंस पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा था। अभी हम 25 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग सॉल्व कीजिए, इसे आंसर करने की भी कोशिश कीजिए, हम लोग एक्सप्लेन करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 25 की बात हो चुकी थी। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन 26 में कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। और ये 3 घटना दिया हुआ है, एक रॉयल इंडियन नेवी गदर, दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ और तीसरा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं। अब उपयुक्त घटना के अनुसार जो है कालानुक्रम में इसे एक्सप्लेन सजाने की बात करी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रॉयल इंडियन नेवी में गदर की अगर बात करें, आंदोलन की बात करें, 18 फरवरी 1946 को हुआ था, यानी कि 1946 में ये हुआ था। उसी प्रकार से आप सभी ने भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में भी समझा होगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन खास करके 9 अगस्त 1942 को हुआ था। उसी प्रकार से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 1931 से लेकर दिसंबर 1931 तक ये चला था, सितंबर से दिसंबर तक, यानी कि 1931। अब इस प्रश्न के अनुसार से अगर आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर जो होना था 3, उसके बाद अगर देखेंगे सेकेंड 1, 3 सेकेंड 1, यानी कि सी इसके सही उत्तर होंगे, सी इसके सही उत्तर होंगे। उसी प्रकार से आगे के प्रश्नों को हम देखते हैं। आगे के प्रश्न की अगर बात करें 27 नंबर क्वेश्चंस को देखा जाए, 27 नंबर अगर क्वेश्चंस की बात करेंगे यहां पर तो आप देख सकते हैं, कहता है कि सूची दिया हुआ है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में आपके यहां पर मिलाने की बात की जा रही है। जैसे अगर हम रॉयलेट एक्ट की बात करें, रॉयलेट एक्ट, नमक मार्च, चौरा चौरी घटना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये 4 प्रमुखता रूप से दिए हैं और इसे मैच करने के लिए कहा। तो आप सभी को पता होगा कि रॉयलेट एक्ट जो है आपको 1919 में हुआ था। 1919 उसी साल जालियांवाला बाग घटना हुई थी, उसके उपरांत की कहानी है। उसी प्रकार से नमक मार्च की अगर हम बात करें तो नमक मार्च 1930 में आपको देखने को मिलता है, नमक मार्च 1930 में। उसी प्रकार से चौरा चौरी अगर हम घटना की बात करें तो चौरा चौरी कांड जो है 1922 में हुआ था, है ना। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि खास करके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो ये 1931 में हुआ था, है ना। अभी जैसा कि पहले प्रश्न में भी आप लोगों ने देखा, तो उसके अनुरूप जो है इसका आंसर इसी प्रकार से होगा कि ए का, ये देख सकते हैं 4, ए का 4, बी का आप देखेंगे तो बी नमक सत्याग्रह है तो इसका 3 होगा। सी का अगर हम देखें चौरा चौरी कांड की अगर हम बात करें तो 1 होगा और डी की अगर हम बात करें तो इसका 2 होगा, यानी कि 4 3 1 2, 4 3 1 2 इसके उत्तर होंगे। यानी कि आपके अनुरूप अगर देखा जाए तो इसका उत्तर जो है ना, देख सकते हैं 3 4 2, यानी कि इसका उत्तर 4 3 1 2, 4 3 1 2 इसका उत्तर ए होगा। ठीक है, चलिए इसका उत्तर क्या होगा, ए होगा। थोड़ा सा मैं इस प्रश्न को बढ़ा देना चाहूंगा क्योंकि आपको देखने में आसानी होगी। थोड़ा हमने पीपीटी के फॉर्म में इसको नहीं सोचा कि प्रश्नों के अनुसार जैसा है वैसा ओरिजिनल फॉर्म में अगर एक्सप्लेन किया जाए तो वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये है आपका, इस तरीके से हमने 20 को देख लिया। 28 प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 28 प्रश्न की तरफ हम लोग देखेंगे। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करने में आप मदद कीजिए। ठीक है, चलिए आगे की तरफ देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर 28 प्रश्न को देखिए। 28 प्रश्न कहता है ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन से संबंधित, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन से संबंधित आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कहता है कि ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन का गठन नागपुर में हुआ था, जिसके प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1926 में ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन में उपस्थित नहीं हुए। ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन ने दलित वर्ग हेतु पृथक निर्वाचन मंडल में अम्बेडकर की मांग का समर्थन नहीं किया और उपयुक्त में से एक से अधिक। मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन 1932 में एक साथ चुनाव लड़ने के बात को कही गई थी, है ना, जो कि एक जनसंख्या के आधार पर एक निर्वाचन मंडल की मांग करने का समर्थन
नहीं किया गया था, इसे मांग करने का समर्थन नहीं किया गया था। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसके अनुसार जो है इसमें से ऑप्शन सी इसके सही उत्तर हो सकता है कि ऑल इंडिया एसोसिएशन दलित वर्गों हेतु पृथक निर्वाचन मंडल की अंबेडकर की मांग का समर्थन नहीं किया गया था। यानी कि 19 कह सकते हैं कि 32 में ये बात है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। इसका सही उत्तर आपका सी होगा। चलिए उसी प्रकार से हम 29 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 29 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 29 कहता है, 29 की अगर हम बात करें तो इसमें आपको एक आंदोलन से संबंधित है कि निम्नलिखित में से कौन सा चंपारण सत्याग्रह। चंपारण से बीपीएससी कई बार प्रश्न पूछी है, राजकुमार शुक्ल को लेकर भी कई बार चंपारण से प्रश्न पूछी है कि गांधी जी सत्याग्रह का पहला बड़ा सबसे, अगर किसी को गांधी को, महात्मा मोहनदास को अगर महात्मा गांधी बनाने वाला कोई राज्य है, कोई जगह है, कोई स्थान है, तो वो चंपारण है। 1917 में ये बिहार में चंपारण हुआ था और यहां पर किसानों की तिनकठिया जो कानून, जो प्रथा जो थी, उससे काफी किसान त्रस्त थे। इसी प्रथा के अनुसार किसानों को एक मुक्त रूप से कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, अनिवार्य रूप से था कि इनको 1 बीघा यानी कि 3/20 भाग में से 3 भाग में नील की खेती करनी पड़ती थी। तो गांधी जी के प्रयास से ये शोषणकारी जो कानून था उसे वापस लेना पड़ा, है ना, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर किसान असंतुष्ट थे। और 2000 आप कह सकते हैं कि इस तरीके से आप, हालांकि 2017 में चंपारण सत्याग्रह का ये शताब्दी मनाया गया, एक तरीके से 100 साल पूरे हो गए थे, है ना। तो प्रश्न यही है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिक अधिवक्ता, विद्यार्थी और महिलाओं की सक्रिय सहभागिता आप कह सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसानों को असंतोष को सम्मिलित होना और रोपण फसलों तथा वाणिज्य फसलों की खेती। अब देखिए यहां पर विद्यार्थियों और महिलाओं का सक्रिय सहभागिता, ऐसा कुछ नहीं। यूपीएससी ने भी ऐसा प्रश्न कई बार पूछ चुके हैं और कहीं ना कहीं बीपीएससी भी कभी कभी यूपीएससी से प्रश्न पूछती है। तो इसका सही उत्तर ये होगा, सी होगा, कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष सम्मिलित है। ये भी यूपीएससी का ही प्रश्न है, यूपीएससी के लेवल तक का ये क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी अक्सर पूछती है। तो 29 का राइट आंसर सी होगा। अब हम चलते हैं 30 की तरफ। 30 नंबर क्या कहता है? 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 30 नंबर का क्वेश्चन भी हिंद मजदूर सभा से संबंधित है। 30 नंबर कहता है हिंद मजदूर सभा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा के संस्थापक से, हिंद मजदूर सभा के संस्थापक इनमें से कौन से थे? ठीक है, अब यहां पर देखिए ये भी यूपीएससी का ही प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। अगर मॉडर्न इंडिया को अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो ये जो है यूपीएससी में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, अब यहां पर समझिए इस चीजों को। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बी कृष्ण पिल्लई, ई एम ए नमयुदिरा और केसी जॉर्ज। उसी प्रकार से जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय और एम एन रॉय, और सीपी रामास्वामी अय्यर के कामराज और वीरसीलम, और अशोक मेहता, टी एस रामानुजम और जीजी मेहता। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा, अगर आप बताएं, मैं इस कहानी को अगर मैं आपको बताऊं, एक्सप्लेन करूं, तो आपको समझने की जरूरत है कि अशोक मेहता, टी एस रामानुजम और जीजी मेहता ये 1948 में हिंद मजदूर सभा की स्थापना किए थे। कहानी है आपका 29 दिसंबर की, 29 दिसंबर 1948 को हावड़ा का शहर का नाम सुना होगा, हावड़ा पुल भी है पश्चिम बंगाल के अंदर में, कोलकाता में। तो वही हावड़ा में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक के तौर पर आप कह सकते हैं कि बासवान सिंह हुआ करते थे, अशोक मेहता हुआ करते थे, आर एस रुईकर हुए, आपका बी एस माथुर साहब हुए, जीजी मेहता इसके प्रमुख नेता हुआ करते थे और उन्हीं लोगों ने इसकी स्थापना की, है ना। ऑल इंडिया मजदूर ट्रेड यूनियन के संबंध से भी ये संस्था हुआ करता था, है ना। फॉरवर्ड ब्लॉक का नाम सुना होगा, जो कि सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना किया था, उसका समर्थन भी इन लोगों ने किया था। तो 30 का राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। 30 का राइट आंसर डी होगा। अब 31 की बात करते हैं, 21 की बात करते हैं। 21 की अगर हम बात करें, 21 क्वेश्चंस की, सॉरी 31 की बात करें, 31 पर चलते हैं। 31 आपके बोधिसत्व से संबंधित है। बोधिसत्व, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, है ना। ये आप लोगों ने सुना होगा।
बुद्धम शरणम धम्मम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि। तो कहता है कि ये जो बोधिसत्व है जिसमें आपका पदम पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध कहा है। अगर आप लोगों ने बौद्ध धर्म के कुछ प्रमुख है मोनास्ट्री हुआ या जगहों पर आप गए होंगे, खास करके अजंता की गुफा आप लोगों ने देखा होगा, एलोरा की गुफा, अजंता की गुफा। तो अजंता की गुफा में खास करके गौतम बुद्ध के बहुत सारे प्रतिमाएं और तस्वीर देखने को मिलता है। बौद्ध धर्म से संबंधित बोधिसत्व से संबंधित जो है पदम पानी जो का चित्र जो है सबसे अधिक अगर कहीं पर है तो आपकी अजंता की गुफा में है। अब मैं पहले ही इससे संबंधित चीजों को बता देता हूं। ऑप्शन में कहता है अजंता में, बादामी में, बाघ की गुफा में, एलोरा में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अजंता। अगर खास करके बोधिसत्व यानी पदम पानी की बात कहा जाए तो पदम पानी जो है अजंता की गुफाएं में है आपका। तो 31 का ए होगा। उसी प्रकार से 32 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति का अवशेष प्राप्त है। निम्न में से कहां पर? 32 की अगर क्वेश्चंस की बात करें, निम्न में से किसी एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति का अवशेष प्राप्त है। ऑप्शन है आमरी, मेहरगढ़, है ना, कोटजी और मोहन, आप कह सकते हैं मोहनजोदड़ो। अब मैं आपको बता दूं कि एक स्थान है पाकिस्तान, तो आप सुने ही होंगे, मेहरगढ़ एक नवपाषाणिक स्थल है। यानी कि अगर हम पाषाण युग को डिवाइड करें तो पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग, इस प्रकार से डिवाइड किया गया। तो मेहरगढ़ जो है एक नवपाषाणिक स्थल है, जहां पर आज के दौर में अगर देखेंगे तो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है, जिसको लेकर काफी बलूचिस्तान में अक्सर क्रांति जैसी माहौल बनी हुई रहती है, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ये जगह स्थित है। और वहां पर आप देखेंगे कि पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के सारी संस्कृति के अवशेष वहां पर देखने को मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेहरगढ़ होगा। इसका राइट आंसर मेहरगढ़ बी होगा। उसी प्रकार से आगे अगर हम बढ़ेंगे 33 क्वेश्चंस पर, तो 33 क्वेश्चन जो है खास करके ये संबंध है दर्शन शास्त्र से। भारतीय दर्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, मीमांसा के बारे में पढ़ा होगा, न्याय के बारे में पढ़ा होगा, लोकयाता के बारे में पढ़ा होगा। ये भी प्रश्न यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का ये प्रश्न है, लेकिन बीपीएससी में हो सकता है इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है यूपीएससी के पथ पर मुड़ रही है, यानी यूपीएससी के पथ को अपनाने की चेष्टा कर रही है। तो इसलिए ये प्रश्न आपको दिया गया था। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा भारतीय आपको षड दर्शन का भाग नहीं, यानी कि भारतीय दर्शन का भाग नहीं है, फिलॉसफी का भाग नहीं है। 33 की अगर हम बात करें तो इसमें आप देखो मीमांसा और वेदांता तो है ही। अगर आप पढ़िएगा आर एस शर्मा, आपको एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो मीमांसा और वेदांता के बारे में भी बात किया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं कि न्याय और वैशिका के बारे में बात किया है। लेकिन लोकत्या और कापलिक अगर हम बात करें, लोकायत और कापलिक जो है एक भारतीय दर्शन के षड पद्धति का निर्माण नहीं करता है, यानी कि इसका सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। इसका सही उत्तर सी होगा। और मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी ने इससे पहले दर्शन से संबंधित प्रश्न पूछ चुका है। आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखेंगे तो दर्शन से संबंधित प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हम 34 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 34 की बात करते हैं। 34 में कहता है कि भारत की जो धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में एक स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? देखिए, यूपीएससी भी बौद्ध से, जैन से कई बार प्रश्न पूछी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस बौद्ध और जैन दोनों का संबंध जो है बिहार से काफी है। तो बिहार से काफी है तो जाहिर सी बात है कि बौद्ध और जैन से बिहार बीपीएससी सवाल तो पूछेगी ही। तो उसी में स्थानकवासी की बात करते हैं। स्थानकवासी जैन संप्रदाय से संबंधित है। अगर जैन संप्रदाय की हम बात करें खास करके, तो आपको पता होगा कि जैन संप्रदाय दो भागों में विभक्त होता है। दो संप्रदाय बन जाते हैं, सेक्ट बन जाते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर में ही एक स्थानकवासी भी है। तो श्वेतांबर का एक आधुनिक या उप संप्रदाय के तौर पर स्थानकवासी को जाना जाता है। और इस संप्रदाय की जो स्थापना की बात करें तो करीब 17वीं शताब्दी के आसपास में इसकी स्थापना हुई थी।
है ना। लोक शाह के नेतृत्व में कह सकते हैं, लौका शाह जो है उसके नेतृत्व में हुआ था 17वीं शताब्दी के अंदर में। लोपांक हुआ, लौकागक्ष, ये कहलाते थे। ये कभी कभी मूर्तिक पूजक समुदाय के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो मूर्तिक पूजक यानी कि मूर्ति पूजा करने वाले। उसी प्रकार से आप जानेंगे कि स्थानकवासी में एक और भी समुदाय है जिसका नाम है तेरापंथी। हो सकता है तेरापंथी से संबंधित भी आपके प्रश्न पूछ ले। तो जैन मत के लोग जो है स्थानकवासी हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा स्थानक से एक और समूह है तेरापंथी निकाला है, जिसकी स्थापना 18वीं शताब्दी में हुआ। वो एक भिक्षुक हुआ करते थे, आचार्य, जिनका नाम था भिक्खुक के नाम से जाना जाता था। तो ये भूख, तो इसका उत्तर क्या होगा? 20 के सही उत्तर होंगे, इसके 20 सही उत्तर होंगे। ठीक है, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर आगे बढ़ते हैं। 35 कहता है इसका संबंध प्राचीन भारत के बौद्ध मठों और पावरन नामक समारोह में आयोजित किया जाता था। अब देखिए, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 35। अब क्वेश्चन नंबर 35 पावरन से संबंधित। प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पावरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो कि अब क्या है? पहला ऑप्शन ये कहता है, पहला ऑप्शन कहता है संघ पारिनायक तथा धर्म विनय विषयों पर एक एक पौता को चुनने का अवसर होता था। उसी प्रकार से वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्त का अवसर होता था। उसी प्रकार से किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था, जिसे उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। विकल्प ए और सी। पवरन बौद्ध का एक समारोह है था, पहले हुआ करता था, अब होता है कि नहीं पता नहीं। चंद्रमास यानी कि पूर्णिमा सा, चंद्रमास यानी कि चंद्र के मास यानी कि पूर्णिमा यानी कि पूर्ण फुल मून की बात करते हैं, उसमें यह मनाया जाता था। बौद्ध भिक्षु जो है वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवेश करते थे और अपने अपराधों को स्वीकारने की कोशिश करते थे। तो इसका सही उत्तर क्या है कि ये पवरन का मतलब यहां पर सिंपल से इसका सही उत्तर है आपका वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकृत का अवसर होता था, जिसे हम प्राचीन भारत के बौद्ध मठों के पवरन नामक समारोह को हम समझते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। तो 35 का बी होना चाहिए, वर्षा ऋतु के दौरान मठों के प्रवास के समय भिक्षुओं के द्वारा, है ना। तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर हम 36 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पर हम बात करते हैं। 36 कहता है, यह भी यूपीएससी का प्रश्न है, कि निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध जो है बुद्ध के जीवन से है। और बुद्ध पे क्वेश्चन अगर पूछता है, कई बार पूछा है तो प्रश्न पूछेगा, है ना। तो 36 में कहता है कि बुद्ध इनके जीवन से संबंधित। तो आप बताइए, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। 36 में आप देखिए ना, बुद्ध कभी गंधार गए हैं क्या? नहीं गए। अगर गंधार नहीं गए तो ए नहीं होगा, डी नहीं होगा। अवंती और कौशल और मगध, अवंती की अगर हम भी बात करें तो अवंती भी कभी नहीं गए हैं, तो इसका सी नहीं होता, यानी कि राइट आंसर क्या होगा? बी। कौशल और मगध में ही गौतम बुद्ध रह गए हैं। तो अगर हम 36 की बात करें तो बी होगा, कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और अपनी बुद्ध का प्रसार जो है कपिलवस्तु, मगध, राजगिरी, वैशाली, कौशल, इन्हीं राज्यों में उनका रहा था। धीरे धीरे धर्मों का प्रचार काफी होता गया। तो 36 का क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। ठीक है, बी होना चाहिए। अब हम आगे के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं 37 पर। थोड़ा सा आपको थोड़ा वक्त मैं आपको लूंगा, क्योंकि इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि आपको दिख जाए, है ना। यहां तक शायद दिख जाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं 38 का, या 37 की बात करते हैं। 37 क्वेश्चन क्या कहता है? 37 कहता है, यह भी प्रश्न यूपीएससी से संबंधित है। अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी के प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा जा चुका है, लेकिन बीपीएससी ये सही है क्या पानी? चलिए 36 की हम बात करते हैं, 37 की बात करते हैं। 37 कहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। अशोक, मगध,
जिससे पूरी राष्ट्र अशोक के नाम से जानी जाती है। अशोक के बारे में, अशोक की प्रशासन व्यवस्था आज प्रशासनिक सेवा में सबसे प्रमुखता रूप से मानी जाए। अशोक स्तंभ हो, अशोक चक्र हो, हर जगह। तो ये कहता है कि अशोक का नाम जो है, किसी राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। तो अगर हम बात करें 37 में, तो एक बात बताइए, यहां पर कालसी हुआ, रुमिनदेही हुआ, मस्की हुआ। मस्की में ये बात देखने को मिलता है, मस्की में एक बात देखने को मिलता है। अशोक के उसके अभिलेख हैं देवम पिया, देवान पिया, है ना। सो देव नाम पिया, देव नाम पिया जो है देवताओं का प्रिय, ये कहकर संबोधित किया गया आपका। तो मस्की जो है एक जगह है आपका, वही मस्की पर आपके अशोक के खास करके नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी 38 कहता है कि निम्नलिखित विदेशी यात्री में से किसने भारत के हीरो और हीरो के खदानों को की विस्तृत रूप से चर्चा की। हीरा, अगर हीरा की बात करें 38 में अगर हम बात करें तो भारत में बहुत सारे विदेशी आए। आप वेनसांग से लेकर आप कह सकते हैं कि शुरुआती में अगर मेगास्थनी भी भारत आया, वेनसांग आया, फाहियान आया, यहां तक कि जीन बेसिस्टिंग, ये सभी लोग आए। तो ये कहता है कि किसने कहा कि भारत में हीरा है। तो एक जगह उस वक्त है, गोलकुंडा का नाम सुना होगा। गोलकुंडा के बारे में कहा जाता है कि गोलकुंडा में हीरो की खानों के बारे में पूछताछ की गई थी और पता किया गया था कि खानों की देखा गया था कि वहां पर खान है, खास करके हीरा का खान है ना। हालांकि पन्ना हीरा का नाम सुना होगा, भारत में पन्ना जगह है मध्य प्रदेश के अंदर में, वहां पर भी हीरे काफी हैं। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य के इतिहास में विशेष रूप से आर्थिक इतिहास के जानकार जो हुआ करते हैं वो हीरे के बारे में बताते हैं, है ना, कि हीरा है। बहुत सारे फ्रांसीसी हुआ करते थे, यात्री थे। तो ये खास करके मैं आपको बता दूं कि ये इनमें से ये फ्रांसवा बर्नियर हुआ, जीन वेसिस्टस टेविनियर हुआ, जो हुआ, ये सारे। तो ये खास करके जो जीन है, जीन वेसिस्टस ट्रेविनियर बी, ये इन्होंने 38 का बी होगा इसका राइट आंसर। इन्होंने आपको 17वीं शताब्दी में सार्दिक, एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी यात्री हुआ करता था, फ्रांस से आया था। तो उसने कहा था कि शाहजहां के काल के समय में भारत वो आया और उन्होंने कहा कि भारत में हीरे के खान बहुत सारा है, खास करके गोलकुंडा में हीरे की खानों के बारे में बात करता है और पूछताछ करता है। तो ये बताया था उन्होंने कि हीरे की खान के बारे में जानकारी देता है। तो 38 का बी होगा। उसी प्रकार से 39 की बात करते हैं। 39 अगर देखा जाए, ब्राहदेव, थर्टी नाइन के देखते हैं। यहां पर देखिए, कहता है कि ब्राहदेव अनुदान लगभग 600 से 1200 ईस्वी के दौरान की विशेषता और विशेषताओं निम्नलिखित में से कौन सी है। इनके सृजन का तात्पर्य था राजा द्वारा राजस्व के वास्तविक अथवा संभावित स्रोतों का त्याग। ये अनुदान एक छोटे भूखंड से लेकर कई गांवों तक अंतर वाले हो सकते थे। अधिकांश अनुदान अस्थिर अशांत क्षेत्रों में किए गए थे। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके उत्तर की बात करते हैं। 39 की बात करें तो बताइए 39 का राइट आंसर क्या होगा। तो मैं बताऊं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके सृजन का तात्पर्य राजा द्वारा राजस्व नहीं, मैं आपको बता दूं कि ब्राहदेव, ब्राहदेव का मतलब अनुदान के अंतर्गत एक छोटे से भूखंड को लेकर हुआ था, कई गांवों तक ये अंतर वाले हो सकते थे, कई गांव में। तो ये सृजन तात्पर्य था राजा द्वारा राजस्व के वास्तविक अथवा स्रोतों का त्यागना नहीं। ये नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि डी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ए नहीं होगा, सी, बी इज राइट इन आंसर होगा। ब्राहदेव मतलब कह सकते हो कि जो बुद्ध घोष हुआ करते थे, उनके अनुसार कहा जाता था कि ब्राहदेव भूमि का स्वामियों की एक न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारों की प्राप्त हुआ करता था। ब्राहदेव अनुदान के अंतर्गत एक छोटे भूखंड से लेकर कई गांवों तक के अंतर वाले स्थान को कहा जाता था। यानी कि सेकेंड और थर्ड ये दोनों आपके सही हैं, यानी कि बी इसके सही उत्तर हैं। 40 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 40 की बात करें, 40 की बात करें तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में अगर आप देखेंगे, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भावी बुद्ध संसार की रक्षा हेतु अवतरे है। फ्यूचर बुद्धा की बात की गई। फ्यूचर बुद्धा, ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध जो है फिर से आएंगे।
बुद्ध के मान्यताओं के अनुसार से ये कहा जा रहा है कि भविष्य में बुद्ध है, अमिताभ सूत्र, या आपका ये सभी लोग हैं। अजित वर्णित शब्द की बात किया। बुद्ध परंपराओं के अनुसार एक शब्द है जिसका नाम है मैत्रेय। मैत्रेय एक बौद्धिक सत्व है जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होगा, माने बुद्धत्व को प्राप्त करेगा और विशुद्ध धर्म की शिक्षा को देगा, यानी कि अधर्म को खत्म करेगा। तो बुद्धों के अनुसार यह भविष्यवाणी है कि गौतम बुद्ध फिर से आएंगे। तो मैत्रेय जो है, मैत्रेय ये फ्यूचर बुद्धा को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 41 नंबर की अगर हम बात करें, 41 की बात करें तो ये ऑप्शन है आपका ए 141, बी 161, सी 149 और डी 151 की बात करें तो 41 का राइट आंसर क्या होगा? हर 3 साल पर, प्रतिवर्ष 3 साल पर यह प्रकाशित किया जाता है। 2023 में अगर हम बात करें तो भारत का रैंक 161 है, यानी कि बी, मतलब कह सकते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक जो है 161वां है। मतलब आप कह सकते हैं कि भारत में प्रेस स्वतंत्रता नहीं है, मीडिया जो है बिकी हुई है, मतलब प्रेस बोलने की आजादी नहीं है प्रॉपर तरीके से। तो इसके अनुसार से भारत का रैंक 161 है और ये सही नहीं है। सो विदाउट बोर्ड्स के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है 3 मई को, प्रतिवर्ष हर साल 3 मई को प्रकाशित किया जाता है। एवरी ईयर, प्रतिवर्ष 3 मई को यह प्रकाशित किया जाता है। तो 20 के सही उत्तर होंगे, 20 सही उत्तर होंगे। भारत के पहले भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? चंडीगढ़, पणजी, विशाखापट्टनम, नई दिल्ली। बताइए क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा चंडीगढ़ होगा। भारत के पहले भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहां हुआ था? चंडीगढ़ में हुआ था। खास करके चंडीगढ़ का जगह एक सेक्टर 18, उस सेक्टर 18 में भारत के पहले भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया है ना। तो 42 का बी होगा। उसी प्रकार से हम 43 की तरफ चलते हैं, 43 की तरफ चलते हैं। 43 क्या कहता है साहब? 43 विश्व बैंक की बात करता है। विश्व बैंक में 14वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? कई बार वो इससे प्रश्न पूछते हैं वर्ल्ड बैंक से। कहता है कि आप देखिए कि विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? अजय बंगा, दीप कालारा, शांतनु नारायण, शक्तिकांत दास। तो मैं आपको बता दूं कि 3 मई 2023 को भारतीय मूल के एक अमेरिकी व्यक्ति हैं, उद्यमी हैं, जिनका नाम है अजय बंगा। अजय बंगा को विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किया है और इस पद पर पहुंचने वाली ये भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं। पहले व्यक्ति, ये भारतीय मूल के, भारतीय का परचम हर जगह है। ये इंग्लैंड में आप ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बन गए, आपको अमेरिका में आप कह सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट बन गई है। तो काफी ठीक ठाक चल रहा है भारतीयों का। 44 की बात करते हैं। किस कंपनी ने एआई का चैटबॉट लॉन्च किया है? गूगल, याहू, अमेज़न, फ्लिपकार्ट। किस कंपनी ने एआई चैटबॉक्स लॉन्च किया है? ये आपके प्रश्न के तौर पर पूछे जा सकते हैं खास करके। और ये क्या नाम है इसका? तो ये किया है 44 में अगर हम बात करें तो गूगल ने एआई चैट बॉक्स, क्या नाम है इसका? बर्ड नाम है। बर्ड गूगल की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैट बॉक्स सर्विस है जो कि लैम्डा टेक्नोलॉजी का उपयोग से बनाया गया है। लैम्डा है ना, लैम्डा टेक्नोलॉजी से इसको बनाया गया। 45 की बात करते हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? पंकज त्रिपाठी, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, मनोज बाजपेयी। क्या सही उत्तर होगा इसका? इसका सही उत्तर है राजकुमार राव को फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। 68 फिल्म फेयर अवार्ड है। कौन सा है ये? और 60वीं फिल्म फेयर पुरस्कार है 2023 में, है ना। तो ऐसे प्रश्न कई बार यूपी आपके खास करके बीपीएससी पूछती है। 46 की बात करें तो 46 निम्नलिखित में से विचार कीजिए। 46 में कहता है निम्नलिखित में से विचार कीजिए। कथन फर्स्ट कि सक्रिय टाइफस, जिसे बुश टाइफस भी कहा जाता है ना। और ये आप कह सकते हैं कि ओरियोरिक्स या फिर त्यासुसामुसी नामक जीवाणु के कारण होता है। सक्रिय टाइफस, अस्कर्ब टाइफस के बचाव के लिए टीके उपलब्ध हैं। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा
यहां पर ये कहता है कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे से सही व्याख्या नहीं किया। कथन फर्स्ट सही है किंतु सेकंड गलत है, यानी कि सी इसके सही उत्तर है। ये स्क्रब टाइफस से बचाव के लिए टीका उपलब्ध नहीं है। मैं बता दूं कि सुनिए ध्यान से, स्क्रब जो टाइफस है जिसे बुश टाइफस भी कहा जाता है, ये ओरिएंटिया, ये एक तरीके से थोड़ा नाम अलग है इसका, जिसको हम त्यूसुतुगानुशी कह सकते हैं, एक नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। एक तरीके से लार्वल माइटस के काटने से होता है, संक्रमती चीगर्स होते हैं, वो आप एक तरीके से व्यक्तियों में फैलता है, खास करके मनुष्यों को एक रोग आधारित एक चूहा हुआ, खरगोश हुआ, खास करके ये खास अगर कभी कभी गिलहरी जो होती है वो भी काट देती है तो उसके कारण से होता है। दक्षिण पूर्व एशिया में काफी इसको देखने को मिला है। ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हुआ, चीन हुआ, जापान हुआ, भारत हुआ, इनके ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर ये देखने को मिले हैं, लेकिन इसका अभी तक उपचार प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। तो इसके अनुसार से कह सकते हैं कि इसका आंसर सी है। चलिए 47 की तरफ चलते हैं। 47 कहता है फिल्म फेयर पुरस्कार की बात करते हैं। 47, चलिए 47 की बात करते हैं। 47 कहता है फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। 47 में अगर आप देखिए तो 4 फिल्म है, एक बधाई हो, आयुष्मान खुराना है, गंगूबाई काठियावाड़ी, ये आलिया भट्ट की फिल्म थी। द कश्मीर फाइल्स आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें गुलशन हो, आपकी ये है आपके तो आपके ठीक है, RR ट्रिपल R भी है। तो मैं बता दूं कि ये 47 का जो राइट आंसर होगा ये गंगूबाई काठियावाड़ी उन्होंने जीता है। 20 के सही उत्तर होंगे आपका। ये फिल्म देखिएगा, काफी अच्छा है। एक प्रोस्टिट्यूशन को लेकर इस फिल्म में दिखाया गया है, किस प्रकार से उनका जीवन स्तर होता है, कैसे कैसे वो बहुत आकर आगे बहुत बड़ी वो बनती है। 48 की अगर हम बात करें कि भारत में किस AI सुपर कंप्यूटर को शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटर सूची में 75th स्थान दिए गए, 75वां स्थान दिया गया। तो ये है आपका एरावत नाम है। एरावत हाथी को कहा जाता है, हथ है, इंडियन AI और परम, तो एरावत नामक है। तो 48 का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। भारत में एरावत जो है AI सुपर कंप्यूटर है, जो 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची में एक तरीके से 75 स्थान आपको प्राप्त हुआ है। तो ये इसका आंसर होगा। उसी प्रकार से 49 की बात करें तो कौन सा भारतीय शहर 2023 में आपके अस्वैवस विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो 49 की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता है, यानी कि इसका सही उत्तर क्या होगा, बेंगलुरु होगा। मतलब कह सकते हैं कि जो अस्कैवस विश्व कप 2023 की मेजबानी करने वाला अगर कोई राज्य या फिर शहर है वो आपका बेंगलुरु है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं 50 नंबर का, उसके बाद हम आगे की वीडियो में देखेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि लगातार देखकर आप बोर हो जाएं। बट ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग 50 क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। 50 क्वेश्चन कहता है AI के बारे में ही बात की गई है। कहता है कि AI के चलिए कहता है कि AI के अच्छे पिता के रूप में किसे जाना जाता है, थान लैकून को, जेफरी हिंटन को, थोबुआ बोगिया को और मार्क्स जुगरबर्ग को, है ना। ये 50 की बात की है। तो 50 की अगर हम बात करें, जेफरी हिंटन जो 50 का बी है, जेफरी हिंटन AI के जनक जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। जॉन मैकार्थी को कहा जाता है, यानी कि जॉन मैकार्थी को कहा जाता है, ठीक है। और जबकि AI के अच्छे पिता के रूप में अगर हम बात करें तो जेफरी हिंटन को कहा जाता है। तो पिता आपका जॉन मैकार्थी और अच्छे पिता की प्रश्न पूछ रहा है, AI के अच्छे पिता, तो अच्छे पिता जो है उनको कहा जाता है जेफरी हिंटन को माना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 50 का बी होगा, बी। तो ये 50 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किया। उसी प्रकार से फिर से हम आगे चल के आगे की वीडियो में इसकी डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर से।